हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 5 टेम्परेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। Sun rays coming towards the earth travel in straight lines. However, as the earth is spherical in shape, these are not perpendicular to all the parts of earth's surface. तो धूप की किरणें जब हमारे अर्थ पे पड़ती हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में आती हैं। मतलब ये धूप है, मतलब सन है आई मीन, एंड ये अर्थ है। मैंने सन इसलिए छोटा बनाया क्योंकि सन इज़ फार फार अवे, हमें वो इतना बड़ा ही दिखता है। तो ये रेज इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ही आती है, और क्योंकि अर्थ गोल है इस कारण से सारी रेज इक्वली हर जगह नहीं पहुंच पाती, हर जगह वो रेज प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती। इन सम पार्ट्स they are perpendicular while in other parts they are slanting. Let us see what effect it has on the earth. किसी पार्ट में वो परपेंडिकुलर पहुंचती है, किसी पार्ट में वो स्लैंट होके मुड़ तुड़ के कहीं से पहुंचती है। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ें हमारे अर्थ को क्या इफ़ेक्ट करती है। द परपेंडिकुलर रेज ऑक्यूपाई लेस एरिया, फिगर 5.1a। आप ये 5.1a देख सकते हैं। अब जो परपेंडिकुलर रेज होती हैं वो कम जगह लेती है। द पार्ट वेयर रेज ऑक्यूपाई लेसर एरिया रिसीव्स ब्राइट सनशाइन एंड ग्रेटर हीट, हेंस द सरफेस देयर गेट्स हीटेड मोर एंड द एयर बिकम्स हॉट। अब जिन जगहों पे ये रेज बिल्कुल सीधी सीधी परपेंडिकुलर पहुंच रही है, ऐसी जो जगह है ये जगह सबसे ज़्यादा गर्म होगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी क्योंकि यहाँ पे सबसे डायरेक्टली सबसे ब्राइटेस्ट सन रेज पहुँच रही हैं। द स्लैंट रेज ऑक्यूपाई अ लार्जर एरिया। अब जब स्लैंट रेज आती हैं तो वो ज़्यादा एरिया लेती हैं, जैसे हम यहाँ पे फिगर 5.1b में देख सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से ये जगह ऐसे स्लैंट मतलब हल्की सी ऐसे मुड़ी हुई है, झुकी हुई है आई मीन, तो ये ज़्यादा एरिया ले रही है। In this area, sunlight appears less bright and there is less heat. Hence, the surface there gets less heated and the air is less hot. इस एरिया में सनलाइट ज़्यादा ब्राइट नहीं रहती, इसीलिए कम हीट रहता है। इसीलिए ये जो सरफेस है ये कम गर्म होता है और हवा यहाँ की ठंडी रहती है एज कम्पेयर टू परपेंडिकुलर। Sun rays falling on the earth are straight and parallel to each other. However, we have seen that due to spherical shape of the earth and the resultant curvature of the surface, they occupy a larger or lesser areas. अब अर्थ पे जो सन रेज आती है पड़ती है वो तो स्ट्रेट आती है और वो सारी सन रेज एक दूसरे से पैरेलल होती है, लेकिन क्योंकि हमारा अर्थ गोल है इसी कारण से वो जो सन रेज है कहीं पे वो ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे वो कम पड़ती है। This led to unequal distribution of the heat received from the sun, resulting in decreasing temperature from the equator to the north and south poles. Based on the distribution of temperature, the earth can be divided into torrid, temperate and frigid zone or tropical temperature, temperate and polar region. तो क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको बताया कि सनरेज जब अर्थ पे पड़ती है तो कहीं सीधी पड़ती है, कहीं स्लैंट होके पड़ती है, इस कारण से सनरेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है अर्थ के ऊपर, जिस कारण से कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कहीं पे कम रहता है, और इसीलिए जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है वहाँ पे बिल्कुल भी सनरेज नहीं जाती। अब इसी के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे ही अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, और ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फिगर। आपको यहाँ फिगर दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम एक बार देखते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। जैसा ये टॉरिड जोन है आपका, इक्वेटर वाला एरिया जो है, ये वाला आपका जो है टेम्परेट जोन है, मतलब ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेके 23 डिग्री 30 मिनट साउथ तक आपका टॉरिड जोन है। फिर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेके 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक आपका टेम्परेट जोन है। अगेन ये टेम्परेट जोन है। फिर ये फ्रिजिड जोन है आपका 66 डिग्री 30 मिनट साउथ से लेके 90 डिग्री। नाउ अब हम इसे यहाँ से समझते हैं।
Though latitude is the main factor, there are other factors also which influence the distribution of temperature. However, their effects are limited to a particular region. These factors are as follow. अब जो किसी भी जगह का जो लेटिट्यूड होता है वो तो मेन फैक्टर होता है, पर उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन में लिमिटेड रहता है. अब ये जो फैक्टर्स हैं ये हैं नियरनेस टू द सी, continentality, height above the mean sea level, and physical setup of a region are factors that lead to diversity in the climate of different regions. Other than these factors like cloud cover, winds, vegetation cover, urbanization, industrialization, etc. also influence the local climate. अब क्या है जो जो दूसरे फैक्टर्स है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो भी जगह है वो सी से कितने पास है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, उसका सी लेवल से हाइट कितना है, फिज़िकल सेटअप कैसा है उस जगह का, ये सारे फैक्टर्स के कारण ही अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन आते हैं. इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स है कि क्लाउड कवर कैसा है, हवा, वहाँ का वेजिटेशन कवर कैसा है, कितना अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस जगह में. ये सारी चीज़ें भी वहाँ का जो लोकल क्लाइमेट होता है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके कारण वहाँ के टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू सी दैट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं जहाँ पे हम ये समझेंगे कि कैसे लैंड का और पानी के गर्म होने और ठंडे होने में डिफरेंस होता है. मतलब जब जब पानी ठंडा और गर्म होता है तो अलग होता है, और लैंड जब ठंडा और गर्म होता है तो अलग होता है. टेक 2 pots of the same size and fill them with water equally. At sunrise, keep one of the pots inside the house and the other outside. See that it remains in the sun all the time as shown in a figure 5.4b. आपको 2 पॉट्स लेने हैं सेम साइज़ के, उन्हें इक्वली पानी से भर देना है. अब जब सनराइज़ होता है तो आपको क्या करना है, वो जो पॉट है उसमें से एक को घर के अंदर रख देना है और एक को घर के बाहर रख देना है. और ये देखना है कि जब आपने एक को घर के बाहर रखा तो पूरे दिन आपने रखा और उसका क्या हाल होता है, जैसे फिगर 5.4 में दिया हुआ है. इन द आफ्टरनून वॉक बेयर फुट ऑन द फ्लोर इनसाइड द हाउस एंड फील द टेम्परेचर ऑफ द फ्लोर. फील द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द पॉट इनसाइड. अब आपको आफ्टरनून में क्या करना है कि खाली पैर अपने घर में वॉक करना है और उसके बाद आपको पानी का जो टेम्परेचर है वो फील करना है. Perform the same activity outside the house and get the feel of the temperature of land and the water kept in the sun. Write down your observation about the temperatures of the land and water. और अब यही सेम चीज़ आपको घर के बाहर भी करनी है. आपको चप्पल के बिना लैंड पे मतलब ज़मीन पे चलना है और आपको फील करना है वो कितना गर्म है. उसके बाद आपको अपने जो पॉट में पानी रखा है उससे टच करना है और उससे फील करना है कि वो कितना गर्म है. Do this again around 7 in the evening. Note your observation again. Now you can remove the pots. अब आपको शाम के 7 बजे भी यही काम करना है, पूरा सेम काम रिपीट करना है और फिर आपको ऑब्जर्व करके देखना है कि एक्चुअली हुआ क्या. तो सबसे पहले हम ऑलवेज रिमेंबर देख लेते हैं. वी नॉर्मली थिंक दैट द एयर गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन्स रेज and because of the hot air the land and water get heated, but in reality what happens is as follows. हमें नॉर्मली ऐसा लगता है कि धूप के कारण जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और हवा के गर्म होने के कारण जो पानी होता है और जो लैंड होता है वो गर्म हो जाता है, पर रियलिटी में कुछ और ही होता है. फर्स्ट लैंड एंड वाटर गेट हीटेड ड्यू टू सन रेज. लेटर दे रेडिएट इनटू एटमॉस्फेयर द हीट दैट दे हैव एब्जॉर्ब्ड. As a result, the layer of air close to the surface gets heated. The heat gets transferred vertically to the adjacent upper layer of the air. अब रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में जो लैंड होता है और वाटर होता है वो सबसे पहले सनरेज से गर्म होता है और उसके बाद उसकी जो हीट रहती है जो उसने ऑब्जर्व की रहती है वो हीट वो धीरे धीरे रेडिएट करता है, धीरे धीरे छोड़ता है, जिसके कारण उसके आसपास जो भी हवा रहती है वो हवा गर्म हो जाती है और वो हवा धीरे धीरे अपने ऊपर की जो लेयर्स की हवा है उन्हें गर्म करती जाती है.
Hence, air close to the surface is hotter, and as one moves higher up from the surface, the temperature of the air decreases. The temperature near the sea level is higher and it decreases in the mountainous regions. इसीलिए सरफेस के पास जो हवा होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं सरफेस से, हवा ठंडी होती जाती है। इसीलिए सी लेवल के पास जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही गर्म होता है, और माउंटेन एरियाज़ के पास जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। नाउ कमिंग टू एक्सप्लेनेशन, जो हमने एक्टिविटी की थी उसका। You must have realized that the land cools down earlier than the water. The water kept outside in the sun is still a little warm. Due to this difference in the heating and cooling of land and water, the air over the land gets heated faster and also becomes cool rapidly. तो आपने क्या रियलाइज़ किया होगा कि जब आप शाम को 7 बजे गए तो जो ज़मीन थी वो तो फिर भी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन जो पानी था वो अभी भी थोड़ा गर्म था। इसका मतलब कि जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और पानी को ठंडा होने में समय लगता है। तो इससे हमें लैंड और वाटर का जो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट है वो समझ आया। इसके बाद हम जब आफ्टरनून पे गए थे तो हमने ये रियलाइज़ किया कि लैंड बहुत ज़्यादा गर्म था एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हमें ये भी समझ में आया कि जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और वाटर को गर्म होने में भी टाइम लगता है और उसके बाद ठंडा होने में भी टाइम लगता है। द एयर ओवर द वाटर gets heated slowly and also loses the heat in slow manner. In the coastal areas as compared to continental areas, the temperature of air is lower during the day but warmer at night. तो इससे हमें ये समझ आया कि जो एयर है वाटर एरिया के पास वो बहुत धीरे धीरे गर्म होगा और फिर उसे ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो एरिया लैंड के पास है, कंटिनेंटल एरिया के पास है, जो एयर लैंड और कंटिनेंटल एरिया के पास है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए हम यूजुअली देखते हैं जब भी हम सी एरिया के पास कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ सुबह के समय जो एयर होता है वो तो ठंडा होता है, लेकिन जो शाम के समय का एयर होता है वो एज़ कम्पेयर टू कंटिनेंटल एरिया बहुत गर्म होता है। Contrary to this, the temperature of air in the continental areas is higher during daytime and lower at night. जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिनेंटल एरिया में जो हवा दिन में होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन रात की हवा बहुत ठंडी होती है। In the coastal areas, because of heating of sea water, water vapor gets mixed in the air. कोस्टल एरिया में क्या होता है कि जो पानी है वो गर्म हो जाता है और उससे जो वाटर वेपर निकलता है वो हवा में मिल जाता है। द वाटर वेपर होल्ड्स द हीट इन द एयर, एज अ रिजल्ट द एयर इन कोस्टल एरिया रिमेन्स मॉइस्ट एंड वार्म। और होता क्या है, अब ये जो वाटर वेपर होता है ये तो जाके हवा से मिल जाता है, इसीलिए हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हवा उस वाटर वेपर को होल्ड करके रखती है। इसीलिए कोस्टल एरिया में जो हवा है वो मॉइस्ट रहती है और गर्म रहती है। कंडीशंस इन द कंटिनेंटल एरिया आर द अपोजिट. As water vapor is absent, the air remains dry. This leads to sharp difference in the day and night temperature. The difference in the maximum and minimum temperature of a day is called diurnal range of temperature. अब कंटिनेंटल एरिया में ऐसा नहीं होता। कंटिनेंटल एरिया में जो हवा है वो तो ड्राई रहती है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर की कमी रहती है, वहाँ वाटर वेपर कहाँ से आएगा। इसी के कारण हम कोस्टल एरिया देखें और दूसरा कंटिनेंटल एरिया देखें तो वहाँ के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस होता है ये मैक्सिमम से लेके मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे तक हो सकता है। और किसी भी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर उसका जो डिफरेंस होता है उसे डियूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। In short, the difference in the day and night temperatures is less in coastal areas and more in continental areas. और जो कोस्टल एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम होता है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं ये आपको समझाती हूँ। जैसे हम अगर कॉन्टिनेंटल एरियाज़ पे अगर लैंड पे रह रहे हैं
तो ऐसे एरियाज़ में क्या होगा कि दिन बहुत गर्म होंगे और रात बहुत ठंडी होगी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन आप कोस्टल एरिया पे जाएंगे तो वहाँ पे दिन भी ठीक ठाक गर्म होंगे और रात भी ठीक ठाक ठंडी होगी, इसीलिए इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। मुंबई टेम्परेचर्स आर इवन बट एज नागपुर दैट वेरी अ लॉट। जैसे मुंबई कोस्टल एरिया है तो यहाँ का टेम्परेचर इवन है, लेकिन नागपुर का एरिया है, नागपुर का एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस आपको देखने मिलेगा दिन और रात में। इन द कोस्टल रीजन ऑफ कोनकान द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, बट इन Vidarbha the range of temperature is found to be higher. Therefore, coastal areas have a equable climate, whereas in continental areas the climate is extreme. अब क्या है, अब जैसे आप कोनकान कोस्टल एरिया को देख लो तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है, पर आप विदर्भा प्लेस को देख लो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें ये समझ में आया कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट होता है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल एरिया होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम रहता है, बहुत हाई रहता है। For example, the climate of Mumbai is equable, whereas in continental location like Nagpur, it is extreme. The difference in the mean temperature of summer and the winter is called annual range of temperature. अब मुंबई का जो टेम्परेचर है वो इक्वेबल रहेगा। इक्वेबल मतलब कि हर सीज़न में जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ह्यूमिड जैसा ही रहेगा। लेकिन आप जैसे नागपुर का देख लो तो नागपुर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। वहाँ पे जो जब ठंडी का मौसम होगा और जब गर्मी का मौसम होगा तो ये दोनों मौसमों में बहुत डिफरेंस आएगा। और समर और विंटर के टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। नाउ कमिंग टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। Some gases in the atmosphere, like carbon dioxide and water vapor, can hold the heat within themselves for a long period of time. Due to these gases, the temperature of air in the atmosphere increases. कुछ ऐसे गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। ये गैसेस क्या क्या करती हैं कि जो वाटर वेपर होता है उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये लोगों का क्या होता है कि ये लोग जो हीट होता है उसे बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर पाते हैं, और इन गैसेस के ही कारण किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा होता है। हम जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं हम कहते हैं हमारा एनवायरनमेंट हमारे पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो एक मेजर थिंग है वो ये है कि एनवायरनमेंट में CO2 बहुत बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो CO2 क्योंकि हीट को होल्ड करता है, इसीलिए जब एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है। The increasing proportion of these gases in the atmosphere leads to climate change. Climate scientists believe that this is the reason for increasing temperature of the earth. This change in climate is global. This is called global rise in temperature. The gases due to which the temperature increases are called greenhouse gases. और जैसे मैंने आपको बताया इन गैसेस के कारण ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि एकदम से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जो क्लाइमेट साइंटिस्ट है उनका ये मानना है कि इनके कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है और ग्लोबली चेंज हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर। और जो गैसेस जिनके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। Okay, now coming to explanation. Water expands on heating. The hot water from the base moves upward. With it, the within it, the bottom two are pushed to the surface. The relatively cooler water in the upper portion moves downward, taking the button with it. This happens repeatedly. In other words, on heating, an upward current sets in the water. In nature, the conditions are slightly different. अब जैसे आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में आपको क्या कहा गया कि आप एक पॉट ले लो, उसमें पानी डाल दो और उस पर आप 4 से 5 छोटे छोटे बटन डाल दो और आप फिर पानी का मूवमेंट ऑब्जर्व करो। तो इससे हमें ये समझाया गया है कि पानी जो है जब उसे गर्म किया जाता है तो वो फैलता है, एक्सपैंड होता है। अब जो गर्म पानी है वो ऊपर आता है
और उसके साथ जो भी बटन नीचे होगा वो भी ऊपर आ जाएगा। रिलेटिवली जो कूलर वाटर है, जो ठंडा पानी है ऊपर की तरफ, वो नीचे जाएगा, और इसीलिए फिर से जो ऊपर की तरफ बटन होगा वो उसे नीचे ले जाएगा, और ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हीटिंग के समय क्या होता है, अपवर्ड करंट एक सेट हो जाता है पानी में, लेकिन नेचर में ये चीज़ थोड़ी अलग होती है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बोथ अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल करंट्स develop in the ocean. Beside temperature difference, factors like winds and difference in the density of water also give rise to horizontal currents. अब जैसे कि हमने ऊपर की एक्टिविटी में देखा, तो इससे हमें ये समझ में आया कि एक इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है। आई मीन एक एक अलग से करंट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, ये बोथ अपवर्ड करंट का भी फॉर्मेशन करता है और हॉरिजॉन्टल करंट का भी फॉर्मेशन करता है ओशन में। और ये टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा हवा या फिर पानी की डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनके कारण भी हॉरिजॉन्टल करंट इंक्रीज होता है। अब ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये इक्वेटर से लेके पोलार रीजन तक और फिर पोलार रीजन से इक्वेटर तक फ्लो करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर 5.6 पे देख सकते हैं। इस तरीके से ये फ्लो करते हैं। और व्हेन अ करंट फ्लोज फ्रॉम अ टॉरिड टू द फ्रिजिड जोन, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट इन द फ्रिजिड जोन। और जब करंट टॉरिड से लेकर फ्रिजिड जोन तक जाता है तो वो क्या क्या करता है कि फ्रिजिड जोन के जो कोस्ट है उनके टेम्परेचर को वो इंक्रीज कर देता है। The regions where warm and cold currents coverage are favorable for the growth of planktons. Planktons are the food for fishes. Fish from other areas travel towards these areas in large number. तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे वार्म और कोल्ड जो करंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं, वो प्लैंक्टन्स के ग्रोथ के लिए फेवरेबल होते हैं। प्लैंक्टन्स खाना होता है मछलियों का, और अलग अलग एरियाज़ की जो फिश रहती है वो ट्रैवल करके उस पर्टिकुलर एरिया में आती है प्लैंक्टन्स को खाने के लिए। दे ब्रीड इन वार्म वाटर ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ फिश पॉपुलेशन. Fisheries thrive well in these areas. In the map of ocean current given in 5.6, locate such regions. Okay. अब ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं ये गर्म पानी में बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं, और क्योंकि ये किसी जगह में बहुत ज़्यादा ब्रीड कर रहे हैं तो वहाँ पे फिशेस का पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि फिशेस इन्हें खाने के लिए आती हैं और उस जगह पे फिशरीज भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है। Considering the temperatures of various places on the earth, maps of global distribution are prepared. Figure 5.7 is drawn with the help of isotherms. Isotherms are lines that connect places with the same temperature after avoiding the effect of height. तो हर जगह का अलग अलग टेम्परेचर देखते हुए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मैप प्रिपेयर किया गया है, जो आप फिगर 5.7 में देख सकते हो। ये जो मैप है ये इसोथर्म्स की हेल्प से प्रिपेयर किया गया है। इसोथर्म्स वो लाइन होती है जो उन प्लेसेस को जोड़ती है जिनका टेम्परेचर सेम है, हाइट को अवॉइड करके, कि कौन सी जगह में कोई ज़्यादा हाइट में प्लेस है, कोई कम हाइट में प्लेस है, इन चीज़ों को अवॉइड करके। दीज लाइन्स जनरली अपीयर पैरेलल ऑन लेटिट्यूड्स ऑफ द वर्ल्ड मैप। अब वर्ल्ड मैप के जो भी लेटिट्यूड्स होते हैं उनसे पैरेलल होती है ये लाइंस। ऑब्जर्व द आइसोथर्म ऑफ 25 डिग्री इन द मैप. This line occupies shape of this line occupies areas close to the equator. The shape of this line appears like an ellipse on the map. The north-south spread of this ellipse is greater on the continents as compared to ocean. अब आप 25 डिग्री देख सकते हो आइसोथर्म का मैप पे, तो आपको जो लाइन दिखेगी वो आपको इक्वेटर के पास दिखेगी, और इसका जो शेप है वो आपको एलिप्स जैसा दिखेगा, और ये नॉर्थ साउथ में फैली हुई है, और ये ज़्यादा कंटिनेंट्स पे है एज़ कम्पेयर टू ओशन. The isotherm line occupies some part of the continent of South America, Africa, Asia and Australia. अब ये जो आइसोथर्म लाइन हमने यहाँ पे देख रहे हैं ये
ये अलग अलग कंटिनेंट्स के कुछ कुछ पार्ट पे है, जैसे साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट पे, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट पे। अ वेरी लिमिटेड पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन इज ऑक्यूपाइड बाय दिस इसोथर्म। और हम देखेंगे कि जो पैसिफिक ओशन है उसका बहुत ही कम एरिया है जो इसने ऑक्यूपाई किया हो। You will find two isotherms with the label of 0 degree Celsius. Observe them. The 0 degree Celsius isotherm from the southern hemisphere is largely straight and is parallel to the line of latitude. और आप दो isotherm देखेंगे जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस का लेबल दिया हुआ है। अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस isotherm होते हैं ये साउथ हेमिस्फीयर में होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और लैटिट्यूड से पैरेलल होते हैं। Comparatively, the line of the same value in the northern hemisphere deviates north and south considerably in the west in parts of the Pacific Ocean. It is fairly straight, but when it enters the continent of North America, it turns somewhat to the north. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो आपको लाइन दिखेगी वो आप देखेंगे नॉर्थ और साउथ में फैल रही है। अब वेस्ट में पैसिफिक ओशन के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको फेयरली स्ट्रेट दिखेंगे, लेकिन जब वो कंटिनेंट पे एंटर करते हैं ऑफ नॉर्थ अमेरिका तो फिर आपको वो नॉर्थ की तरफ टर्न होते हुए दिखेंगे। देन द लाइन प्रोसीड्स ईस्टवर्ड, और फिर वो लाइन आपको ईस्ट की तरफ प्रोसीड करती हुई दिखेगी। Within a short distance after entering Atlantic Ocean, it turns towards the northeast. और थोड़े टाइम बाद जब वो लाइन अटलांटिक ओशन में जा रही है तो उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ जा रही है। In this part, you will find all the isotherm lines turning towards the northeast. This is because a warm ocean current is located in this area. Further, after entering Eurasia, while moving eastward, it turns somewhat to the southeast. और फिर आप अगर सारे इसोथर्म लाइंस को देखें तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही टर्न कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे वार्म करंट ओशन है। फर्दर ये यूरेशिया में एंटर कर रही है वाइल मूविंग ईस्टवर्ड, और फिर ये किसी भी तरीके से साउथ ईस्ट की तरफ टर्न करने लग जा रही है। स्टिल फर्दर इन द पैसिफिक ओशन मोस्ट ऑफ द इसोथर्म लाइंस अपीयर मूविंग ईस्टवर्ड एज द स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप जैसे ही पैसिफिक ओशन के तरफ की इसोथर्म लाइंस देखेंगे तो वो आपको ईस्टवर्ड मूव करती दिखेगी एज स्ट्रेट लाइंस। द इसोथर्म्स इन द सदर्न पार्ट आर फेयरली पैरेलल टू द लैटिट्यूडनल लाइंस। अब जो सदर्न पार्ट के इसोथर्म्स है वो आपको लैटिट्यूडनल लाइन से पैरेलल दिखेंगे। फ्रॉम साउथ पोल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस इज ऑलमोस्ट इक्वल। अब आपको साउथ पोल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के तक का जो डिस्टेंस है इन लाइंस का वो आपको इक्वल ही दिखेगा। As the proportion of land in the southern hemisphere is limited, temperatures in these parts are largely influenced by latitude. और आपको दिखेगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड है वो बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए इस जगह का जो भी टेम्परेचर है वो लैटिट्यूड से हाईली इन्फ्लुएंस होता है। नाउ कमिंग टू थर्मोमीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर। अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर्स का यूज़ किया जाता था अलग अलग एयर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। Mercury or alcohol is used in thermometers. The freezing point of mercury is -39 degrees Celsius, whereas that of alcohol is -130 degrees Celsius. अब मर्क्यूरी और अल्कोहल का यूज़ किया जाता था थर्मोमीटर्स पे। अब मर्क्यूरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो -39 डिग्री सेल्सियस था और अल्कोहल का था -130 डिग्री सेल्सियस। दीज मटेरियल्स आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन। ये जो मटेरियल है जैसे मर्क्यूरी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, फट से ये भी जो भी डिग्री है वो दिखाने लग जाते हैं। Therefore, variation in temperature from -30 degrees Celsius to 55 degrees Celsius can easily be observed with the help of these materials. इसीलिए -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर में जो चेंज है वो आप इजीली इन मटेरियल्स के थ्रू देख सकते हो। द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। एज शोन इन द फिगर, दीज आर एक्सप्रेस्ड एज degree Celsius and degree Fahrenheit. The difference in daily temperature can be observed with the help of thermometer. और ये जो टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं इन्हें आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में
मेजर कर सकते हो, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ किया जाता है। अब ये जो डिफरेंस है डेली टेम्परेचर का, ये आप थर्मोमीटर के हेल्प से बहुत ही ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। एयर टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। अब जो एयर टेम्परेचर होता है, जिसे एक्चुअली यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर के थ्रू मेजर करने के लिए, उससे हम सेल्सियस में मेजर करते हैं। यहाँ पे आपको थर्मोमीटर दिया हुआ है, आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, वैक्यूम ग्लास ट्यूब, टेम्परेचर स्केल, मर्क्यूरी, अल्कोहल, माउंट, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसे आप देखकर समझ सकते हो कि किस तरीके से एक टेम्परेचर होता है। और ये मर्क्यूरी अल्कोहल जो होता है, एक्चुअली यही हमें बताता है कि अभी की रेटिंग क्या है, मतलब कितनी रेटिंग आ रही है। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।